मतलब जो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं हम लोग, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक लिस्ट का ऐप बनाया, रिसाइकलर व्यू ऐप बनाया, या फिर एक नॉर्मल एपीआई कॉल की, तो उसमें जो आर्किटेक्चर यूज किया था वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया था? ऑप्शंस दे देता हूँ: एमवीसी, एमवीवीएम, एमवीआई, एमवीपी। एनी आइडिया? बोलो। एमबी है। अ, आपने अगर उसमें रेपोजिटरी और व्यू मॉडल का यूज किया था जो अपने ऐप्स बनाए? हाँ, उसमें रिप्रेजेंटेटिव और ओके। व्यू मॉडल दोनों का यूज किया था मैंने। हाँ, तो फिर वो एमवीवीएम ही था। ओके, अगर हम जनरली यूज करते हैं, मतलब बिना व्यू मॉडल के या बिना रेपोजिटरी के, देन फिर वो एमवीसी आर्किटेक्चर में आ जाता है, या फिर उसे ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो कोई भी आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहा। सो जब पहले के टाइम पे एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो हम कोई भी आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, स्पेशली जब जावा के टाइम पे एप्लीकेशन बनाते थे। अब तो जावा में भी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप डायरेक्टली, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं कि अगर हम सिर्फ एक तो मॉडल यूज़ कर रहे हों, मॉडल की बात कर रहे हैं, मतलब जो डेटा क्लासेस होते हैं, क्योंकि जावा में हमारे पास डेटा नहीं होता था तो मॉडल क्लास बोलते हैं। तो अगर आपके ऐप में मॉडल क्लासेस हैं, व्यूज हैं, अगर आप इन दोनों का यूज कर रहे हो, मतलब व्यूज मतलब जो हमारी यूआई की क्लासेस रहेंगी, जैसे कि ये एक्टिविटी, वो फ्रेगमेंट, एक्स एक्टिविटी, वाई फ्रेगमेंट, कुछ भी है, तो ये दोनों यूज कर रहे हैं, तो हम जनरली बोल देते हैं कि ये हमारा एमवीसी पैटर्न पे, जिसमें हमारा व्यू जो होता था वो व्यू के लिए भी काम कर रहा है और हमारा कंट्रोलर भी काम कर रहा है। तो ये पैटर्न जो होता था वो हमारा एमवीसी पैटर्न पे काम करता है, जहाँ पर आफरीन ऑलरेडी आप जैसे वर्क कर रहे हो, तो आप जो अभी वर्क कर रहे हो वो एक तरीके से एमवीसी पैटर्न पे काम कर रहे हो। आपने जैसे बताया कि आप एपीआई कॉल को व्यूज में करा देते हो। हम लोगों ने जो भी लास्ट एग्जांपल देखा था एपीआई कॉल का, तो उसमें हम लोगों ने व्यू के अंदर ही, मतलब हमारे एक्टिविटी पर ही हमने एपीआई कॉल करा दी। दैट मीन्स कि वो हमारा व्यू ही जो है वो एक एज ए कंट्रोलर काम कर रहा है, और मॉडल मतलब या हमारा डेटा क्लास वो हमारा डेटा के लिए डेटा होल्ड कर रहा है। तो ये एक एमवीसी पैटर्न था, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये कोई आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन जब एप्लीकेशन बड़े होते हैं तो हमें उसके लिए एक आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है। इन जनरल भी हम कोई भी चीज़ करते हैं, अगर हम छोटा प्रोडक्ट होता है छोटा सा, तो फिर अगर हम कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत ऐसे प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। जब उसी चीज़ को बड़े स्केल पर करते हैं तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिससे कि चीज़ें, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो चीज़ें अच्छे से ईजिली हैंडल हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हो, एंड खाना बनाते हुए लाइक अगर आपने सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया, मिक्सअप कर दिया, तो अब आपको प्रॉब्लम होगी। अगर उसमें नमक तेज हो गया या कुछ हो गया तो अब आप उसमें चीज़ें निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वही आपने चीज़ों को सेपरेट कर लिया तो आपके पास आसानी रहेगी, अरे नमक साइड हो गया, नमक को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, साइड में कर दो। तो लाइक कोई भी आप काम करोगे, जब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होती हैं तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम चीज़ों को सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेपरेट करना मीन्स आप एक आर्किटेक्चर फॉलो करोगे। ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, कि ऐप बेसिक आर्किटेक्चर होता क्या है। एक हम लोग ऐसा नॉर्मल एप्लीकेशन आप बिना आर्किटेक्चर के भी बना सकते हो और आर्किटेक्चर के साथ भी बना सकते हो। जबकि आर्किटेक्चर के साथ आप बनाओगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादा क्लासेस बना रहे हो, ज़्यादा, इसको बोलते हैं सेपरेट करना अपने कोड को। तो लेकिन उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है कोड, लेकिन आसान ये हो जाता है कि जब हमको एरर्स फाइंड करने होते हैं या जब हमें कोई न्यू फीचर इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग रीड कर लेना, ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स क्या हैं ये रीड कर लेना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू पर्सपेक्टिव्स। तो अगर जैसे पूछा जाए कि व्हाट इज आर्किटेक्चर पैटर्न, तो ये थोड़ा सा रटा रटा इसे आंसर दे सकते हो। फिलहाल जैसे कि हमने बोला कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो हम ये करेंगे, हम जब कोई आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे तो उसका में यही ध्यान रखते हैं, मेन चीज़ हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा काम अभी तक एक जगह हो रहा है हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे, जिससे कि हमारा काम जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए और हम चीज़ों को अलग अलग करके देख पाए। जैसे कि हमारे यूआई का काम सिर्फ यूआई लेयर देखेगी,
व्यूज के पास सिर्फ व्यूज रहेंगे, बिजनेस लॉजिक के लिए हम सिर्फ एक अलग क्लास बनाएंगे, और जो हमारा डेटा सोर्स है उसके लिए हम एक अलग क्लास बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी हमें जिस चीज में प्रॉब्लम लग रही होगी हम सिर्फ उसी चीज के पास जाएंगे, हम पूरे ऐप को नहीं खंगालते रहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हम सेपरेट करते हैं चीजों को। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब भी हम कोई पैटर्न फॉलो करेंगे तो उस पैटर्न में हमें कैसे कैसे और हम एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे पास कितने टाइप के पैटर्न्स होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, कॉमन डिजाइन पैटर्न आर्किटेक्चर, तो आपके पास इतने टाइप के पैटर्न है। ये भी इनके अलावा भी हैं, बट ये कुछ जो है जो मेन पॉपुलर हैं और जो पूछे जाते हैं, जैसे कि बिल्डर पैटर्न, सिंगलटन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, फैक्ट्री ऑब्जर्वर, रिपोजिटरी, एमवीसी, एमवीवीएम, एमवीपी, एमवीआई और क्लीन। इनमें से आप लोगों ने किसी पे किस किस पे काम किया है, कोई आइडिया है कि इनमें से किसी का पे हमने काम किया हो या नाम सुना हो ऑलरेडी? इतने में से एक भी नहीं सुने? इतने सारे में से? हम्म। नाम तो सुनी हूँ, एमवीवीएम। ओके, बस ऊपर कुछ वो भी है क्लीन पैटर्न्स। आर्किटेक्चर, सिंगलटन, ये ये कुछ सुनी। डिजाइन पैटर्न्स भी हैं, ये कुछ ऊपर। और ये भी एक तरीके से डिजाइन पैटर्न नहीं है, बट इनको आर्किटेक्चर के फॉर्म में बोलते हैं, ये कुछ। और ये कुछ डिजाइन पैटर्न्स है, तो ये भी यूज करे होंगे या नाम तो सुना ही होगा इनका। इनमें से कोई सुना हुआ है सिंगलटन, बिल्डर? और ये तो बहुत कॉमन है, यूज भी किया होगा जब हम लोग कोई भी एंड्रॉयड का ही, अगर आप लोगों ने अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाया है कभी, हाँ, तो उसमें हम लोग बिल्डर का यूज करते हैं। डायलॉग बना होगा तो डायलॉग बिल्डर यूज करते हैं। ग्लाइड का यूज किया होगा तो ग्लाइड का, मतलब ये बनाई इस पैटर्न पे है कि हम लोग इसे लास्ट में डॉट बिल्ड करते हैं। तो ये एक बिल्डर पैटर्न पे बेस्ड हमारा वो कंपोनेंट है जो एंड्रॉयड में हमें मिलता है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होता है, बट फिलहाल ये इन सबको पढ़ लेना, आपको ये काम आएंगे लाइक फ्यूचर में। बट हाँ, फिलहाल में अभी हमको इस पे फोकस करना है, इस एमवीवीएम पे। हमारे पास इतने सारे हैं, बट अभी फिलहाल हमको इस वाले फोकस करना है जिसका नाम है एमवीवीएम। एमवीवीएम का पूरा नाम? मॉडल व्यू आर्किटेक्चर। मॉडल व्यू। व्यू मॉडल व्यू आगे? मॉडल व्यू। विवेकानंद, आपने काम भी किया है? मॉडल व्यू, व्यू मॉडल। ओके, सो मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल, कूल। तो हम लोग इसका यूज करेंगे जिसमें हम मॉडल को सेपरेट करेंगे, व्यू को सेपरेट करेंगे और व्यू मॉडल को सेपरेट करेंगे। तो इनमें से ही क्या होता है, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर जो हम जनरली यूज करते हैं जब हम कोई आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो बेसिकली यही वाला फॉलो कर रहे होता है, जिसमें मॉडल हमारे डेटा क्लास, व्यू हमारा यूआई एंड कंट्रोलर जो है वो व्यू और कंट्रोलर एक साथ काम करता है। नेक्स्ट एमवीवीएम जो कि हम करेंगे, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल एंड मॉडल व्यू प्रेजेंटर, एमवीपी आर्किटेक्चर, जिसमें हम एक प्रेजेंटर बनाते हैं, मॉडल व्यू प्रेजेंटर। ये आज के टाइम पे इतना वैलिड नहीं है, और ये एमवीसी भी आज के टाइम पे इतना वैलिड नहीं है। एक एमवीआई है, मॉडल व्यू इंटेंट। कंपोज के साथ बोलते हैं कि ये कुछ कंपनीज एमवीआई का भी यूज करती हैं, मोस्टली एमवीवीएम करती हैं, बट कुछ कंपनीज एमवीआई आर्किटेक्चर को भी प्रेफर करती हैं विद जेटपैक कंपोज। और एक क्लीन आर्किटेक्चर भी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है धीमे धीमे, जहाँ पे बहुत हैवी प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वहां पर इसका भी फॉलो करते हैं जब हम क्लीन आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जिसमें हम चीजों को और सेपरेट करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और चल रही है, मल्टी मॉड्यूल, जिसमें हम लोग मॉड्यूल्स ही सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है। खैर फिलहाल अभी हमको इस पे फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा अगर हम भटकेंगे तो और समझना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग ने जैसे बोला कि हम लोग एमवीवीएम में तीन चीजें सेपरेट करेंगे, सबसे पहले मॉडल, दूसरा व्यू और तीसरा व्यू मॉडल। तो सबसे पहला काम क्या है, ड्राइव यूआई फ्रॉम डेटा मॉडल्स।
तो ये तो हम ऑलरेडी करते भी हैं। तो जब भी हमारे पास कोई एक, आपने देखा था जब लास्ट हम लोग क्लास कर रहे थे, तो हम जब भी कोई भी एपीआई से डेटा लेते थे, अभी हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं रिमोट सोर्स, मतलब जो डेटा आएगा वो हमारे पास मान के चलिए कि एपीआई से आ रहा है। तो एपीआई से हमें एक जेसन मिलेगा, तो उस जेसन का हम लोग क्या बनाते हैं, एक डेटा क्लास क्रिएट करते हैं। तो वो जो डेटा क्लास है वो हमारे क्या है, डेटा मॉडल्स हैं। ओके, तो डेटा मॉडल्स के अंदर हमारे उस, जो हमारा एक तरीके से डेटा रहेगा, जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो बेसिकली वहां पर रहेगा, डेटा क्लास में रहेगा। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा कि हमें यूआई को सेपरेट करना है फ्रॉम डेटा मॉडल्स, यूआई और डेटा मॉडल को अलग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और लिख लेते हैं कि हमें सबसे पहले हमने अलग किया डेटा क्लास को। डेटा क्लास सभी को पता है ना, सभी क्या मतलब, दो ही तो हुई। डेटा क्लास पता है ना आप लोगों को ऑलरेडी, ये तो नहीं बताना पड़ेगा डेटा क्लास क्या है। ठीक है, डेटा क्लास हो गया। तो डेटा क्लास बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ताकि मतलब हम अपना डेटा होल्ड कर पाए, और जहाँ पर हमारे वेरिएबल्स वगैरह रहते हैं कि भाई ये लिस्ट आनी है, ये स्ट्रिंग है, ये नेम है, ये सारी चीजें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें हमें गेटर और सेटर बनाने पड़ते हैं, और ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है और सेपरेशन में भी हेल्प करता है। सेपरेशन में इसलिए हेल्प करता है कि हमारा एक तरीके से कोड सेपरेट हो जाता है कि हमारा डेटा क्लासेस ये है कि ये हमारे पास डेटा आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि या तो रिक्वेस्ट का बनेगा या रिस्पॉन्स का डेटा क्लास बनेगा। तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो पता चलता है। और दूसरा, ये हेल्प करता है कि आपका डेटा सिक्योर रहे, मतलब कि आपके पास यूजर जब कुछ डेटा देगा, यूजर जब कुछ इनपुट करेगा, तो वो जो होता है वो बेसिकली होता है प्राइवेट। और लेकिन जब डेटा जाता है, मतलब रिस्पॉन्स किया जाता है, तो वो रहता है पब्लिक। वो तो देख कोई भी सकता है लेकिन उसमें राइट कोई भी नहीं कर सकता, तो वो हम प्राइवेट बनाते हैं, जो कि गेटर सेटर होता है। तो सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे कोड सेपरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा क्लास है, इसको रीड कर लेना कि डेटा क्लास एग्जैक्टली, और थोड़ी सी इसमें डेफिनेशंस हैं क्या क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे जब भी हम लोग अकॉर्डिंग टू गूगल बात करते हैं, तो गूगल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटलीस्ट आपके जो ऐप होता है उसके अंदर दो क्लासेस होनी चाहिए। एक तो यूआई लेयर होनी चाहिए और एक डेटा लेयर होनी चाहिए। मिनिमम ये दोनों तो होनी ही चाहिए। यूआई लेयर मतलब हम बात कर रहे हैं आपका जो व्यू वगैरह है, और डेटा लेयर जो हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारा एग्जैक्टली लॉजिक है और इसके अलावा डेटा आ कहाँ से रहा है। तो अभी हमने जो एपीआई कॉल कराया था, ऑलरेडी आपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हम लोगों ने डेटा लेयर तो यूज किया था और यूआई लेयर भी यूज किया था। यूआई लेयर में हम लोग अपना व्यू देखते थे और डेटा लेयर में हम लोग डेटा लेके आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उसमें हम लोगों ने कुछ चीजों को सेपरेट नहीं किया था जो कि किया जा सकता था। हमने डेटा क्लासेस बनाए थे, उसमें हमने इंटरफेस बनाए थे, रेट्रोफिट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाई थी सिंगलटन। इसके अलावा हम लोगों ने बस डायरेक्टली व्यू का कॉल कर दिया था, वहां पे हमने कोई व्यू मॉडल या कोई रेपोजिटरी नहीं बनाई थी। तो एक तरीके से कहने को तो वो भी हमारा एमवीवीएम हो सकता था, बट उसमें व्यू मॉडल नहीं था, तो वो प्रॉपर एमवीवीएम नहीं है। तो ऐसे ही ये कोई एक सही तरीका नहीं है एग्जैक्ट एमवीवीएम को फॉलो करने का। आप जितने, अगर आप 10 लोगों के पास एमवीवीएम जाओगे तो 10 लोग अलग अलग तरीके से एमवीवीएम करेंगे। तो गूगल ने ना वो एक रिकमेंडेड आर्किटेक्चर दे दिया कि भाई आपके में एक ऐप में एक यूआई लेयर होना चाहिए, एक डेटा लेयर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो सबका सेम ही हो। तो अगर आप सेम यही चीज एमवीएम को यूट्यूब पर पढ़ोगे, तो अगर आप 10 डिफरेंट लोगों के लेक्चर देखोगे तो वो 10 डिफरेंट मिलेंगे। रीजन उसका यही है कि उसमें होता क्या है कि हर कोई अपने अलग अलग तरीके से उसको एमवीवीएम को करने की कोशिश करता है। तो एमवीवीएम कोई एक ऐसा नहीं है कि जैसे आप जस्ट लाइक कि सेम एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। ये सबके लिए अपना डिफरेंट हो सकता है, हर कोई अलग अलग कर सकता है। जस्ट उसमें क्या होना चाहिए, लेयर्स यही दोनों होने चाहिए, या तो यूआई लेयर और डेटा लेयर। अगर ये दोनों आपके ऐप में है तो आपका ऐप जो है ना वो प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, एक आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। एक एक्स्ट्रा लेयर हमें एक और मिलती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन लेयर। तो ये ऑप्शनल लेयर होती है। तो जब हमारा ऐप काफी बड़ा हो जाता है तो हम एक डोमेन लेयर और ऐड कर देते हैं, डोमेन लेयर जिसको बोलते हैं। तो 3 लेयर होती हैं, यूआई लेयर, डेटा लेयर और इन दोनों के बीच में एक डोमेन लेयर। सो अगर हम डोमेन लेयर यूज ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट होते हैं, जब जैसे कोई बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट है,
उसके लिए हम यूज करते हैं डोमेन लेयर। अदरवाइज हमारा यूआई और डेटा से काम कर जाता है। यूआई को कहीं कहीं पे प्रेजेंटेशन लेयर भी बोलते हैं, तो यूआई लेयर बोला जाए या और प्रेजेंटेशन लेयर बोला जाए, एक ही बात है। और डेटा लेयर मतलब जहां से डेटा आ रहा है। क्लियर? डेटा आ रहा है कहाँ से, मतलब जैसे अगर हमने एपीआई कॉल कराई है तो वो जो क्लासेस होंगी वो किस में काउंट होगी, यूआई में या फिर डेटा में? जहां से एपीआई कॉल कराते हैं वो इंटरफेस बनाते हैं एवरीथिंग, इट विल बी कॉल्ड डेटा और यूआई? डेटा। डेटा, ओके। तो ये है हमारा यूआई लेयर, डोमेन लेयर एंड डेटा लेयर। तो अभी के लिए इस वाले को आप भूल जाओ, क्योंकि हम लोग इसको नहीं देखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ यूआई को एंड डेटा को देखने वाले हैं। तो डोमेन लेयर को अगर आप हटा दो तो हमारे पास दो लेयर बचते हैं, यूआई एंड डेटा लेयर। अब यूआई के अंदर भी पार्ट होता है, डेटा के अंदर भी पार्ट होता है, तो उनको अभी हम ऊपर जाएंगे। ये कुछ आर्किटेक्चर के प्रैक्टिस है कि रिएक्टिव एंड लेयर आर्किटेक्चर होना चाहिए, यूडीएफ होना चाहिए। यूडीएफ मतलब यूनी डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, कि यूआई से डेटा डोमेन में, डोमेन से डेटा डेटा में, या फिर डेटा से डोमेन में, डोमेन से यूआई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर उधर डेटा हो रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में जाना चाहिए, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो यूआई से डेटा जाएगा डोमेन में, डोमेन से डेटा में, ये ऑप्शनल है। या फिर जब रिस्पॉन्स आएगा तो डेटा से डोमेन, डोमेन से यूआई। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। यूआई लेयर में स्टेट होल्डर्स होने चाहिए। स्टेट होल्डर्स के बारे में हम बात करेंगे अभी, लाइव डेटा और कॉटलिन फ्लोज। इसके अलावा आपको कोरोटीन्स और फ्लो का यूज करना है, डीआई का यूज करना है। ये गूगल के रिकमेंडेशन है, आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं करते तो गूगल आपको वो नहीं बोलेगा, पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन आप यूज करो इनका। ये कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर है जो गूगल बोलता है, सजेस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं, यूआई, डेटा एंड डोमेन। तो डेटा क्लास को अभी एक सेकंड साइड करते हैं। अभी हम लोग आर्किटेक्चर में अगर देखें तो एक तो यूआई लेयर था और हमारा डेटा लेयर था, जो कि जनरली अभी हम देखने वाले हैं। और यूआई एंड डेटा के अंदर अब हम इस यूआई वाले को देख रहे हैं, एग्जैक्टली इस यूआई को। ठीक है, तो अभी जब एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे तो आप इसको फॉलो करोगे, यूआई एंड डेटा को। ये डेटा क्लास नहीं है, डेटा लेयर है। ठीक है, अभी हम सिर्फ अब यूआई वाले को देख रहे हैं। ठीक है, इसको यूआई को, अब हम यूआई के अंदर चल रहे हैं। यूआई क्या होता है? यूआई बेसिकली हमने जिसको बोला कि प्रेजेंटेशन लेयर भी बोल सकते हैं, और जो हमारा यूजर को दिखता है वो बेसिकली हमारा प्रेजेंटेशन लेयर या यूआई लेयर होता है, या फिर हमारा व्यू होता है जिसमें हम यूआई लेयर को रखते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें रखी जाती हैं। एक तो हमारा जो क्लास रहेगी, व्यू की क्लास, वो रहेगी जो यूजर के लिए रहती है, लाइक एक्टिविटी फ्रेगमेंट या कंपोज यूज कर रहे हैं तो कंपोजेबल। और इसके अलावा व्यू मॉडल, तो एक स्टेट होल्डर क्लास होती है जिसको हम व्यू मॉडल भी बोलते हैं। व्यू मॉडल को भी हम देखेंगे, तो वो भी यहाँ पर इसी का ही पार्ट है। तो यूआई लेयर के अंदर क्या क्या आ गया? दो चीजें आ गई। एक तो हमारा व्यू की क्लास हो गई, लाइक एक्टिविटी फ्रेगमेंट। ठीक है, एक्टिविटी फ्रेगमेंट्स। और दूसरी चीज क्या आ गई? व्यू मॉडल्स। व्यू मॉडल्स, ये दोनों चीजें किसका पार्ट है? ये दोनों चीजें हैं यूआई लेयर का पार्ट। तो अगर आप यूआई लेयर बोल रहे हो तो इसका मतलब व्यू क्लास भी आ गया, आपके एक्टिविटी फ्रेगमेंट या जो यूजर जिससे भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। और इसके अलावा व्यू मॉडल, जहां पर आप स्टेट होल्डर्स रखते हो, मतलब जो रिस्पॉन्स आया आपका एपीआई से, उसका जो डेटा रखा होता है वो यहाँ पर रखा होता है इस व्यू मॉडल क्लास के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्टेट होल्डर्स क्लास, जो कि हमारे एग्जैक्टली डेटा को होल्ड करता है। और ये बेसिकली एक ऐसी क्लास होती है, व्यू मॉडल क्लास, जो काइंड ऑफ एक मीडियम काम करते हैं किसके बीच में? जो सर्वर से डेटा आया हमारे पास, यूआई एपीआई से डेटा आया, और यूआई से जो रिक्वेस्ट हुआ, उन दोनों को बीच में आपस में कनेक्ट करती है ये व्यू मॉडल। ये एग्जैक्टली जस्ट एक नॉर्मल क्लास होती है, बस हम इसको इंस्टेंशिएट कराते हैं अपने व्यू मॉडल क्लास से, जो कि एंड्रॉयड ने हमारे लिए बनाया हुआ है। तो इसमें हम अपना कुछ बिजनेस लॉजिक वगैरह भी लिख देते हैं। और लेकिन मेन इसका काम जो है, वैसे लिखना नहीं चाहिए ज्यादा, मेन इसका काम जो होता है वो यही होता है कि डेटा को होल्ड करना मेन काम होता है। तो जैसे ये रहा आपका यूआई लेयर, तो यूआई लेयर के अंदर दो चीजें, एक यूआई एलिमेंट और स्टेट होल्डर। स्टेट होल्डर्स जो हमारे डेटा को होल्ड करेंगे, यूआई एलिमेंट आपको पता ही है, टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन्स हो गया, ये सारे। तो ये तो हमारा यूआई का हो गया।
आगे चलते हैं डेटा लेयर पे, डोमेन को अभी ऑप्शनल करते हैं, डेटा लेयर पे चलते हैं। तो डेटा लेयर वो लेयर है जो एग्जैक्टली हमारा बिजनेस लॉजिक रखने के लिए है। एग्जैक्टली बोला जाए, बिजनेस लॉजिक यहाँ से टर्म है कि अभी के लिए फिलहाल आपके लिए क्या है, बिजनेस लॉजिक को अभी इग्नोर करो। अभी के लिए आप ये सोचो कि जो एपीआई से डेटा आ रहा है, जो हमें सर्वर से एपीआई से रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इस वाले डेटा लेयर के अंदर हम जो रिमोट सोर्स से डेटा लेके आ रहे हैं, जो सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं, वो रहेगा। और यहाँ पर एक क्लास और बनती है जिसको रेपोजिटरी क्लास बोलते हैं, जहां पर हम अपनी एपीआई एग्जैक्टली कॉल कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है कि हम एक मूवी रेपोजिटरी, हम एक एपीआई से डेटा ला रहे हैं मूवीज का। जैसे हमारे पास एक मूवीज की लिस्ट आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक मूवी रेपोजिटरी क्लास बनानी होगी जो कि मूवीज का डेटा अपने पास लाके रखेगी एपीआई से। तो इसके लिए हमें एक मूवी रेपोजिटरी क्लास बनानी पड़ेगी। तो डेटा लेयर का बेसिकली काम क्या है कि एक तो डेटा लेयर जो है, एक काम तो उसका ये हो गया कि वो एपीआई से जो रिस्पॉन्स आया है, एपीआई का डेटा, ये मैं लेम टर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्टली एपीआई से डेटा बोलना नहीं बोलेंगे, बट एक लेम टर्म में कि जो सर्वर से रिमोट सोर्स से जो डेटा मिलता है एग्जैक्टली एपीआई से डेटा। या फिर ये जरूरी नहीं कि हमेशा एपीआई से आए, कभी कभी किसी केस में हो सकता है कि लोकल डेटाबेस से आ रहा हो, लाइक रूम डीबी, एसक्यूएल लाइट, शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, लोकल डीबी से आपका डेटा आ रहा है, तो मतलब रिमोट सोर्स से आपके पास कोई डेटा आ रहा है एक तो वो। और इसके अलावा इसको हम और सेपरेट करते हैं वो डेटा लाने के लिए रेपोजिटरी क्लासेस को। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो हमें मिलती हैं कहाँ पे, जब हम डेटा लेयर का यूज करते हैं। ये तो एपीआई से डेटा आया या लोकल डीबी से डेटा आया, तो इसको हम लोग इस डेटा लेयर में मान के चलते हैं, और ऊपर वाला हमारा यूआई लेयर में आता है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो चारों चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एमवीवीएम, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारे डेटा क्लास रहते हैं सेपरेट, डेटा क्लासेस, वो डेटा क्लासेस अलग हैं, ये हमारे डेटा क्लासेस हैं। और ये नीचे जो हमने बनाया है डेटा, वो हमारी डेटा लेयर है। डेटा क्लासेस जस्ट हमारा डेटा होल्ड करने के लिए बने हैं, वो इनसे यूआई और डेटा लेयर से अलग है, उसको हम अलग बनाते हैं, जिसे हम जनरली आमतौर पे क्या बोल देते हैं, मॉडल्स बोल देते हैं। तो मॉडल हो गए हमारे, डेटा हो गया हमारा, यूआई हो गया। तो ये तीन चीजें हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्या यूज कर रहे हो, एमवीवीएम यूज कर रहे हो, जिसमें हमारा मॉडल हो गया जो कि डेटा क्लासेस है, इसके अलावा व्यू हो गया और हमारा व्यू मॉडल हो गया। तो मॉडल, मॉडल, व्यू, मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल, तो ये हमारा प्रॉपर एमवीवीएम होता है। लेकिन इस व्यू मॉडल के बाद डेटा आएगा कहाँ से, और ये डेटा क्लास के बाद स्टोर होगा कैसे, उसके लिए हमें डेटा लेयर से कोई डेटा लाना पड़ेगा। और वो एपीआई हमारी होगी कोई थर्ड पार्टी एपीआई या फिर लोकल डीबी, और उससे डेटा आएगा रेपोजिटरी क्लास में, रेपोजिटरी क्लास से हमारे व्यू मॉडल के पास, व्यू मॉडल से वापस व्यू के पास चला जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखते हैं मॉडल यूआई डेटा। वैसे आप इनके पैकेज बना सकते हो यूआई के डेटा के मॉडल के, और उनके अंदर भी सेपरेट करके लिख सकते हो। जनरली हम लोग ऐसे कर देते हैं, एक डेटा क्लासेस बना लिया, व्यू बना लिया, एक्टिविटी बना लिया, जैसे पेमेंट एक्टिविटी, मूवी एक्टिविटी, और एक मूवी रेपोजिटरी, मूवी व्यू मॉडल, बस ऐसे डायरेक्टली बना लेते हैं। तो ये हमारा डेटा लेयर होता है, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, यू कैन रीड इट। तो ये वही है, यूआई लेयर हो गया, डोमेन को ऑप्शनल छोड़ा। डेटा लेयर के अंदर में एक रेपोजिटरी मिलती है, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स मतलब जो एपीआई से डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। और डेटा लेयर, व्यू मॉडल और यूआई एलिमेंट, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे यूजर इंटरेक्ट करता है, कैसे डेटा में वापस मिलता है। तो इसको अभी हम समझेंगे। जनरली होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक ऐप है, जैसे कि एक बटन है ऐप में, और उस बटन पे हमने क्लिक किया, तो जब आप उस बटन में क्लिक करोगे तो सबसे पहले यूआई से डेटा रिक्वेस्ट होगी। वो रिक्वेस्ट कहाँ पर होगी, व्यू मॉडल पे जाएगी, एंड व्यू मॉडल से फिर वो डेटा लेयर के होते हुए उस रिस्पॉन्स पे आएगी, जो रिस्पॉन्स हमें डेटा लेयर में मिला है। और वो डेटा लेयर से रिस्पॉन्स आपको वापस आपके व्यू मॉडल में मिलेगा, एंड व्यू मॉडल से वापस वो आपको यूआई एलिमेंट में दिखेगा। तो एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो ये हुआ यहाँ से यहाँ का, और एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो यहाँ से यहाँ का हुआ। तो दिस इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यहाँ से एंड यहाँ से यहाँ।
एक ऑप्शनल लेयर जिसकी हमने बात की, जो कि हम लोग नहीं करने वाले हैं फिलहाल में, दैट इज डोमेन लेयर। जब हमारे पास लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है या कोई बहुत बड़ा वो हो जाता है एप्लीकेशन, तो वहां पे हम डोमेन लेयर का यूज करते हैं। ये हम लेयर तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई बहुत ही कॉमन सी चीज होने लगी है, हमारे सारे एप्लीकेशन में वो काम कर रही है। तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन लेयर का यूज करते हैं। आप दो दो जगह से ज्वाइन हो गए आपने। तो डोमेन लेयर बेसिकली हम लोग उसके अंदर जनरली हम लोग यूज केसेस बनाते हैं। तो एक टर्म होगा यूज केस, यहाँ कहाँ लिखा है यूज केस। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास एक गेट टाइम जोन यूज केस बना लिया कि हमारे पास कई सारे व्यू मॉडल्स हैं और उसमें हमें टाइम जोन को सेट करना है कि भाई एक यूएसए के लिए है, एक इंडिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए, चाइना जापान के लिए, तो अलग अलग कंट्रीज के लिए हमें कुछ बनाना है। तो वहां पे अब सबके टाइम जोन अलग है, इंडिया का अलग है, यूएसए का अलग है, यूएई का अलग है। तो हम बार बार अलग अलग क्लासेस ना बना के क्या करें, एक यूज केस बना लें। तो वो यूज केस हर उसमें फंक्शंस क्रिएट कर देंगे और फिर वो यूज केस जो है वो ना, वो क्लास हमारे हर एपीआई के साथ या व्यू मॉडल के साथ कनेक्ट हो जाएगी या हम उसमें कॉल करा लेंगे। तो उससे हमारा बार बार कॉल कराने का झंझट बच जाएगा। तो हम एक उसको हमने डोमेन लेयर में बना लिया। तो इस तरीके का कुछ काम होता है। या कोई बहुत ज्यादा बड़ा मतलब एपीआई है कि उसमें बहुत ज्यादा ही डेटा आ रहा है, तो उसको सेपरेट करने के लिए कई बार यूज केस बना लेता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जरूरत है या नहीं है। जनरली हमारे 90% आजकल के जो नॉर्मल एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो बिना डोमेन लेयर के बन जाता है। तो डोमेन लेयर इसीलिए गूगल ने ऑप्शनल रखा है। तो ये चीज को जब हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, लाइक डेटा लेयर, डोमेन लेयर एंड यूआई या प्रेजेंटेशन लेयर, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देता है, एग्जैक्टली क्लीन आर्किटेक्चर बोल देता है। जब डेटा हो, उसमें डोमेन हो और यूआई लेयर होती है, तो ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर भी कहलाता है। लेकिन हम लोग जैसे डोमेन यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एमवीवीएम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा एमवीवीएम है, क्योंकि हम लोग यूज केस यूज नहीं करने वाले हैं। अब इसके अलावा जैसे हमने बोला एक मल्टी मॉड्यूल आर्किटेक्चर है। हाँ, इतना पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई समस्या किसी को? हम्म, तो नहीं है वो। नहीं है भैया कोई समस्या। तो हम लोगों का क्लीन आर्किटेक्चर तक हुआ। क्लीन आर्किटेक्चर तो नहीं, डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एमवीवीएम, वो मल्टी मॉड्यूल आर्किटेक्चर। तो मल्टी मॉड्यूल आर्किटेक्चर क्या होता है, जब यही चीज हम मल्टीपल टाइम रिपीट करने लगे, डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन, डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन, तो एक ऐप है एंड उसके अंदर मल्टीपल डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन हो गए। तो डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन हमारा ये एक एक पैकेज के लिए हुआ। बट ऐसे अगर हम मल्टीपल पैकेजेस बना लें जिसमें ये तीनों चीजें हो, डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन, डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन, ये मल्टीपल टाइम हो, तो ये चीज हमारा मल्टी मॉड्यूल होता है। तो जनरली हमारे ऐप में क्या होता है, एक ऐप नाम का पैकेज होता है जो कि एक सिंगल मॉड्यूल को डेडिकेट होता है। वैसे ही अगर ये ऐप नाम के पैकेज मल्टीपल हो जाए, उसका नाम कुछ और रहेगा, ऐप नहीं रहेगा, ऐप के अलावा, जैसे कि हमारे ऐप को ही हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि काफी बड़ा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल बात करूं कि ट्विटर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमने एक्स का एग्जांपल लिया, अब यहाँ पर क्या है, इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें एक जैसे ट्वीट का फीचर है, इसके अलावा में एक कम्युनिटी का फीचर है, स्पेस का फीचर है। तो अब हम क्या कर चाहते हैं कि ये ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस ऐप को एक सिंगल एमवीवीएम आर्किटेक्चर में ना फॉलो करते हुए इस पे मल्टीपल लोग काम करेंगे। तो हम एक डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको होम को एक अलग मॉड्यूल बना लेते हैं, एक्सप्लोर को अलग, नोटिफिकेशन को अलग। तो यहाँ पर इतने मॉड्यूल्स बन जाएंगे। तो उससे ये होगा कि होम पर एक अलग टीम काम कर रही होगी, एक्सप्लोर सेक्शन पर अलग, तो ये पूरा एक मॉड्यूल हो गया। तो इससे क्या होता है कि जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बिल्ड अलग होगा, बिल्ड ग्रेडल उसका अलग होगा, सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। तो हम इस होम का पूरा मॉड्यूल निकाल के कोई एक अलग टीम काम कर सकती है उस पे। सेम ऐसे एक्सप्लोर पे कोई अलग टीम, और बाद में हम इनको
साथ में कंबाइनली जो है गिट पर पुश कर देंगे और उसके बाद साथ में इसका बिल्ड बना देंगे। और मल्टी मॉड्यूल से बिल्ड भी थोड़ा जल्दी बन जाता है और स्पीड अप हो जाता है। लेकिन मल्टी मॉड्यूल में एक थोड़ी सी खामी होती है कि इससे प्रोजेक्ट में कोड, लाइन ऑफ कोड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सेम चीज रिपीट कर रहे होता है। जैसे एपीआई से डेटा आया तो हमें सेम, अगर हमने वो चीज यहाँ पे भी यूज कर रखी है, यहाँ पे भी यूज कर रखी है, तो हमें हो सकता है वो यूज करनी पड़ जाए मल्टीपल टाइम। मतलब यहाँ पे भी उसको यूज करना पड़ जाए डेटा क्लास, तो वो हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। तो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इससे क्या है कि इसके एडवांटेज भी हैं कि आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल सेपरेट हो जाता है। तो एक पूरी टीम जो है वो बिल्कुल सेपरेट उस पर काम करती है। तो जब बहुत ही बड़े लेवल के प्रोजेक्ट होता है वो मल्टी मॉड्यूल बनता है, जैसे कि ये स्विगी जोमेटो टाइप के हैं। वो कोई भी ऐसे फीचर्स बनाता है जो आजकल बन रहे हैं, जैसे इंस्टामार्ट है, तो जोमेटो या स्विगी का ही एक पार्ट है ना इंस्टामार्ट अपना खुद का, तो वो उसी के ऐप में आ गया, जबकि वो उन्होंने उसको एक अलग ऐप भी लॉन्च कर रखा है। तो उसी तरीके से जैसे ब्लिंकिट है जोमेटो का, तो वो ब्लिंकिट उसके अंदर भी आता है ऐप के अंदर, और वो एक अलग से एप्लीकेशन भी बनाए। तो फिर वो जो पार्ट उनका बना देते हैं तो वो पूरा एक मॉड्यूल है, तो उसको हम अलग से भी लॉन्च कर सकते हैं प्रॉपर सेपरेट, या फिर उसको डायरेक्टली अपने किसी ऐप के अंदर एम्बेड भी कर सकते हैं। तो दिस इज मल्टी मॉड्यूल। तो ये जब बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे ये डीआई के बारे में बताया था, ये गूगल का ही है कि आजकल गूगल सजेस्ट करता है कि आप डीआई पैटर्न का यूज करो अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं जो कि जनरली हम लोग यूज करते ही हैं। इनमें से आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ यूज किया है। आफरीन, कुछ व्यू बाइंडिंग के बारे में बताएंगे आप? हाँ, डायरेक्ट टू व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं बिना इनिशियलाइजेशन। बिना इनिशियलाइजेशन के लिए आपको बाइंडिंग का इनिशियलाइजेशन करना रहता है, बट ये है कि हमें फाइंड व्यू आईडी नहीं करना पड़ता। तो व्यू बाइंडिंग सही है, और ये आप यूज करते हो अपने डेली टू डेली लाइफ में इसका? हाँ, व्यू बाइंडिंग तो करती हूँ। ठीक है, तो ये मतलब आप एक आर्किटेक्चर कंपोनेंट यूज कर रहे हो। डेटा बाइंडिंग क्या आप यूज करते हो? नहीं, यूज नहीं किया। ये डेटा बाइंडिंग लाइक आज मतलब उतना पॉपुलर भी नहीं है, पहले जावा के टाइम पे तो काफी पॉपुलर हुआ था। तो इसमें हम एक्सएमएल लेआउट्स को बाइंड कर देते हैं, तो डेटा बाइंडिंग भी इसी का एक पार्ट है। व्यू मॉडल, ये भी एक आर्किटेक्चर का कंपोनेंट है। व्यू मॉडल कुछ नहीं होता, जस्ट एक नॉर्मल क्लास होती है जो कि क्या करती है, सेपरेट करती है दोनों को। किसको? जो रिमोट एपीआई से हमारा डेटा आया और जो हमारा यूआई पार्ट से हमें जो इवेंट जाएंगे, जो भी क्लिक जाएगा, जो भी यूजर रिस्पॉन्ड करेगा, उन दोनों के बीच में। और इसका एक काम और ये होता है कि ये डेटा होल्डर क्लास को अपने पास स्टोर करती है, जैसे कि लाइव डेटा। और व्यू मॉडल के बारे में, एक व्यू मॉडल के बारे में ये जरूर पूछा जाता है कि व्यू मॉडल क्या लाइफ साइकिल अवेयर होती है या नहीं होती। तो व्यू मॉडल जो होता है वो बेसिकली किसी लाइव इस पे एक्टिविटी लाइफ साइकिल या फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल पे डिपेंड नहीं करती, इसका अपना अलग ही चलता है। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि मतलब हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है। इसको अभी हम करते हैं डेटा वाले व्यू मॉडल का, ये इमेज में नीचे। उससे पहले लाइव डेटा पेजिंग। लाइव डेटा बेसिकली क्या है, ये एक एग्जैक्टली डेटा होल्डर है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। जो एपीआई से डेटा आया उसको हम डेटा होल्ड कर लेते हैं, ये सेव रखता है हमारे पास डेटा, काइंड ऑफ कैशे में या कुछ इसके पास स्टोरेज रहता है, जिसमें ये डेटा स्टोर करके रखता है कि जब हम एपीआई कॉल करा लेते हैं तो एपीआई से डेटा आने के बाद इसके पास स्टोर रहता है। और ये स्टोर बेसिकली हमारे डेटा क्लासेस में होता है। हेल्प, इसकी हेल्प से होता है डेटा स्टोर, और जहां पे हमें चाहिए रहता है वहां पर हम उसे ऑब्जर्व करा लेते हैं। ऑब्जर्व बोलते हैं लाइव डेटा को। सो आपने लाइव डेटा यूज किया है आफरीन, विवेक? स्पेसिफिकली तो यूज नहीं करी, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट में कर रही है ना, उधर ऑब्जर्व ऐसा कुछ टर्म्स आ रहा है। हाँ, तो जब लाइव डेटा का हम डेटा यूज करते हैं एक्चुअली में, तो उसे हम ऑब्जर्व ही कराते हैं। विवेक, आपने लाइव डेटा का यूज किया है? आर यू देयर विवेक? हाँ। ओके, सो लाइव डेटा को हम लोग यूज करते हैं एज अ ऑब्जर्वर। एंड जब हम लोग डेटा होल्ड करते हैं तो वो डेटा काइंड ऑफ एक तरीके से स्टोर हो जाता है हमारे पास कैशे में। और इसके अलग अलग टर्म होते हैं कि पहले में डेटा इसमें सेट करना रहता है या पोस्ट करना रहता है। तो इसमें हमें सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे
खैर अभी छोड़ो, बस पेजिंग पे चलते हैं। सो पेजिंग बेसिकली एक टर्म है, ये सारे जो है ना वो आर्किटेक्चर कंपोनेंट है। तो जस्ट ये एमवीवीएम के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जस्ट ये एमवीवीएम एक मतलब जो आर्किटेक्चर है ना उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं। एज अ कंपोनेंट मतलब उसके आई पार्ट हैं। थिंक पता मेरे को। अरे इसमें वो क्या कर रहा है? हेलो, हाँ विवेक कुछ बोल रहे हैं आप? सॉरी। ओके। सो पेजिंग जो है बेसिकली क्या होता है, ये एक कंपोनेंट है आर्किटेक्चर का ही, जिसमें में क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ऑलरेडी आप लोगों ने पेजिंग लाइब्रेरी अगर यूज की हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टा है, कि जिसमें अनलिमिटेड डेटा आता रहता है कि आप स्क्रॉल करते रहते हो बॉटम से टॉप बॉटम से टॉप, और वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अगर हम ऐसे पूरा डेटा लोड कराने चले जाएंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए एपीआई से बहुत लिमिटेड अमाउंट में डेटा आता है, या फिर जनरली हम गूगल पे ही देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, यही पेजिंग होता है। जैसे हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ पर ये कुछ लाइंस ऑफ नंबर्स आ गए कि अभी फर्स्ट पेज पे इतना ही डेटा है, अब आगे का डेटा देखना है तो आप इस पेज पर क्लिक करो सेकंड वाले पे, तो हमें डेटा देखने को मिलेगा। तो हमारा ये सेकंड डेटा आ गया। तो एक बार में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा की 10 रिजल्ट या 20 रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद का डेटा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। सेम वही चीज पेजिनेशन होती है कि आपके पास एपीआई से एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा आएगा। दिखाने के लिए तो आप कितना भी दिखाओगे, लेकिन आपका फोन लैग कर जाएगा। मान लो 1 लाख डेटा आपको रिसाइकलर व्यू पे मिल गया, तो आप दिखा ही नहीं सकते, वो तो आपका फोन ही हैंग कर जाएगा। तो हम लोग एपीआई एंड से एक तो खुद से भी हैंडल करते हैं, और दूसरा है कि एपीआई एंड से भी हैंडल करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड डेटा ही आएगा। तो जब हमारी एपीआई पेजिंग इनेबल हो जाता है हमारी एपीआई में, तो उसमें हम क्या बोल देते हैं कि हमारी एपीआई में एक फिक्स सेट ऑफ डेटा आएगा कि हमारे पास एक बार में 10 डेटा है या 20 डेटा आएगा, तो वो पेजिंग कहलाता है। तो आज के टाइम पे एक पेजिंग 3 करके लाइब्रेरी है जो गूगल की है, और उसको हम यूज करते हैं जब भी पेजिनेशन वाली एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं। खैर, व्यू मॉडल पे चलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मॉडल आपको ऑलरेडी पता है, जो कि ऑलरेडी डेटा क्लास है, उनके बारे में ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो चुका है। व्यूज आपको पता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि आप एक्टिविटी के बारे में जानते हो, फ्रेगमेंट के बारे में जानते हो, तो वो व्यूज होता है। एंड नेक्स्ट चीज जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है, व्यू मॉडल, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो व्यू मॉडल क्या है बेसिकली, जैसे कि हमने बोला है कि ये बीच का काम करती है, एक मीडिएटर होती है जो कि हमारे यूआई के लिए और हमारे जो एपीआई से रिमोट सोर्स से हमें डेटा मिला है उनके बीच में रहती है। और यूआई को भी पता नहीं रहता है कि हमें डेटा कहाँ से आ रहा है, और जो रिमोट सोर्स जो एपीआई है उसको भी पता नहीं रहता है कि ये किसके पास जा रहा है, किस यूआई के पास जा रहा है। ये जस्ट एक बीच में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी व्यू मॉडल क्लास का यूज करेंगे तो हमें इस व्यू मॉडल, ये एंड्रॉयड ने बनाया हुआ है बेसिकली एक क्लास व्यू मॉडल, इससे इनहेरिट वो कराना रहता है, इम्प्लीमेंट कराना रहता है, वो इंस्टेंस कराना रहता है, जो भी इनहेरिटेंस बेसिकली, तो वो कराना रहता है। और इसके लिए क्या होता है, एक इसमें अगर हम इस व्यू मॉडल की क्लास को अगर हम देखेंगे, इसकी जो सोर्स लाइब्रेरी है उस पर जाएंगे, तो ये बेसिकली इंप्लीमेंट करती है अंदर ही अंदर व्यू मॉडल स्टोर ओनर इंटरफेस को। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है व्यू मॉडल स्टोर ओनर। अगर हम ये नहीं बनाते हैं तो व्यू मॉडल के साथ क्या होता है, व्यू मॉडल डायरेक्टली में आप व्यू मॉडल के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ये एक दिक्कत होती है व्यू मॉडल के साथ में, कि आप व्यू मॉडल के अंदर कोई भी ऐसे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर पास नहीं कर सकते। जो भी आप क्लास बनाओगे व्यू मॉडल क्लास, उसमें आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर पास नहीं कर सकते। तो अगर वो आपको करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक क्लास बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो उस व्यू मॉडल फैक्ट्री के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टर पास करा सकते हो। अब हमें कंस्ट्रक्टर क्यों पास कराना है, पहली चीज तो यही देखने को आता है कि हमें व्यू मॉडल के अंदर, मतलब जो हमने एक क्लास बनाई है व्यू मॉडल क्लास, उसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर पास क्यों कराना है। कंस्ट्रक्टर आपको पता है ना, जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के पैरेंथेसिस बना देते हैं और उसमें डेटा पास करते हैं। जैसे कि हमने बनाया क्लास ए, तो क्लास ए के कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ वेरिएबल बना दिए। जैसे क्लास ए है तो इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ दे दिया कि वेर ए स्ट्रिंग टाइप, तो ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया ना। तो अगर हम ये चीज, अगर हमारा एक व्यू मॉडल होता है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया होम व्यू मॉडल, तो हम ये चीज होम व्यू मॉडल के साथ नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज वो ये चीज डायरेक्टली ऐसे सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, हमको क्या मिलता है, एक व्यू मॉडल फैक्ट्री मिलती है।
तो लेकिन क्या होता है, ये सजेस्टेड नहीं रहता है कि आप डायरेक्टली मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप बिना इसके अंदर होम व्यू मॉडल को डायरेक्टली पास नहीं करते एज अ कंस्ट्रक्टर, वो अलग से वेरिएबल जैसे पास करा देते हैं। तो वो एक जुगाड़ काइंड ऑफ चीज होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड ये रहता है कि आप हमेशा यहाँ पर एज अ कंस्ट्रक्टर पास कराएं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में जब पास कराएंगे तो उसमें क्या करना रहता है, हमें उसके लिए एक व्यू मॉडल फैक्ट्री बनानी पड़ती है। तो हम फैक्ट्री जब बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसमें पास करा सकते हैं। और यहाँ पर व्यू मॉडल की अच्छी बात ये होती है कि व्यू मॉडल जो है कभी भी आपकी ये किसी लाइफ साइकिल पर अब वो डिपेंड नहीं रहती। तो इसका फायदा ये रहता है व्यू मॉडल का कि जब भी आप कोई एक्टिविटी या आपका फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होता है तो व्यू मॉडल का डेटा सेफ रहता है। या जब भी कोई स्क्रीन ओरिएंटेशन होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो आपका जो डेटा है ना वो सेफ रहता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक एक्टिविटी है ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट, ये एक्टिविटी का लाइफ साइकिल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी एक्टिविटी ऑन स्टॉप हो गई। तो क्या हमारा यहाँ पर व्यू मॉडल खत्म हुआ? व्यू मॉडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा देखो व्यू मॉडल ऑन स्टॉप ऑन डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन स्टिल हमारा यहाँ पर व्यू मॉडल स्कोप में ही है, मतलब व्यू मॉडल खत्म नहीं हुआ। व्यू मॉडल के पास क्या है? व्यू मॉडल के पास हमारा डेटा है। तो इन केस अगर हमारी एक्टिविटी खत्म भी हो गई लेकिन हमारा डेटा सेफ रहा, फिर से हमने एक्टिविटी यहाँ पे रोटेट की थी। बेसिकली जब भी आपके पास कोई डेटा आया एपीआई से, व्यू मॉडल के पास आ गया, व्यू मॉडल के पास स्टोर है। अब हमने क्या किया, अचानक से अपना फोन रोटेट कर दिया। तो अभी अगर आप कोई एपीआई वगैरह आपने जो बनाई होगी जिसमें व्यू मॉडल का यूज नहीं किया होगा, तो अगर आप देखेंगे कि आप एक्टिविटी रोटेट करेंगे, अपनी फोन की स्क्रीन को रोटेट करेंगे, तो आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। ये चीज शायद आपने ऑलरेडी करी हो, ऐसा कुछ देखा है आप लोगों ने कि कोई भी एपीआई कॉल किया एंड देन उसके बाद अपने फोन को रोटेट कर दिया। जो फोन में रोटेट ऑप्शन होता है तो उससे एक्टिविटी रिक्रिएट होती है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होकर दोबारा से बनती है, तो उसमें आपका डेटा भी लॉस्ट होता है। ऐसा कभी देखा है? अभी ये चीज ट्राई करके देखिए कभी। नहीं, तो ये चीज आप ट्राई करके देखना अपनी। और विवेक अगर आपने करी हो या नहीं आई डोंट नो, तो एक बार ट्राई करना कि जब आप एपीआई से डेटा लाके आते हो, अगर आपने व्यू मॉडल नहीं बनाया है तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब भी आप एक्टिविटी रोटेट करते हो तो आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी आपका इस यूआई में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन आपके डेटा में सर्वर से रिस्पॉन्स तो आ गया एक बार, लेकिन आपने यूआई में कुछ भी करते रहो तो यूआई से डेटा का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो एमवीवीएम का यही फायदा है कि आपका अगर एक्टिविटी रोटेट होती है या आपके यूआई में कुछ भी चेंजेस होता है, उससे आपके डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो हमें सर्वर से डेटा आ गया, क्योंकि सर्वर पे डेटा लाना बहुत कॉस्टली होता है, उसके लिए हर बार एक हिट जा रही है, तो बैकएंड पे आपके वो एक्चुअली आपके सीईओ का बहुत पैसा लग रहा है वहां पे। तो वो यही सोचते हैं कि हमारा कम से कम लोड पड़े। तो एक बार ही डेटा सर्वर से हमें मिल गया तो उसके बाद हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा लॉस हो, तो इसलिए हम यहाँ पे व्यू मॉडल का यूज करते हैं। तो अगर हमारी एक्टिविटी रोटेट भी होती है या इन नॉर्मल फिनिश भी होती है, या फिर हमने क्लियर कर दिया, या फिर हम होम पेज पे आ गए, हमने होम बटन प्रेस कर दिया, तो हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होता, अगर जैसे ऑन पॉज में चला गया, ऑन स्टॉप में चला जाए। लेकिन जब एग्जैक्टली हम ऐप को किल कर देते हैं, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से हम क्लोज कर देते हैं, तब हमारा यहाँ पर व्यू मॉडल जो है वो क्लियर होता है, तब जाके। उससे पहले हमारा डेटा जो है वो क्लियर नहीं होता। तो या तो हम खुद से करा सकते हैं व्यू मॉडल क्लियर, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो अपने आप से क्लियर नहीं होता जब तक हम अपने ऐप को क्लोज नहीं करते हैं। तो इसलिए व्यू मॉडल बहुत हेल्पफुल होता है कि हमारा जो डेटा है वो सेव रखता है हमारे पास। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं व्यू मॉडल का, कि अगर आप आपके फोन, अगर आप एपीआई कॉल करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे प्रैक्टिकली, कि जब हम एपीआई कॉल कराते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल और विद द हेल्प ऑफ विदाउट व्यू मॉडल, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अदरवाइज अगर व्यू मॉडल यूज किया होगा तो हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। और ये चीज व्यू मॉडल जो है वो हमारा कोई लाइफ साइकिल पे डिपेंड नहीं रहता है। इसके अलावा एक चीज और है लाइव डेटा, ये हमारा ऑब्जर्वेबल डेटा होल्डर क्लास है, इसको देख लेना थोड़ा सा कि ये कैसे हमारा डेटा स्टोर करते हैं। इसके अलावा पेजिंग, इसको हम लोग फिर कभी देखेंगे। एंड इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है वर्क मैनेजर, जो हम शेड्यूल करने के लिए यूज करते हैं। ये कुछ डिजाइन पैटर्न्स हैं जो कि नॉर्मली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो इनके बारे में एटलीस्ट इतना तो एक एक डेफिनेशन तो पता होना जरूरी है आपको, तो एक वो क्वेश्चन अपना था। देख लेना। बाकी हम लोग भी डिस्कस करेंगे कुछ कुछ चीजों के बारे में, सबके बारे में नहीं, जैसे कि भैया एक एमवीवीएम के बारे क्वेश्चन में। था। हेलो। हाँ जी, बताइए।
बोलिए बोलिए। भैया हम्म जैसे एक बार एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, फिर वापस हम्म जैसे डिस्ट्रॉय होती है, जब रोटेट करते हैं तो भी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, और जब क्लीन करते हैं तो भी डिस्ट्रॉय होती है। तो एक चक्कर डाटा मतलब व्यू मॉडल क्लियर नहीं होता, मतलब व्यू मॉडल का डाटा सेव रह जाता है, दूसरी बार की डिलीट हो जाती है, कैसे? व्यू मॉडल एक बार कैसे बोल रहे हैं कि एक बार क्लियर होगा दूसरा जैसे क्लियर हाँ, होगा? इस इमेज में जैसे ये इमेज दिख रही है, हम्म। इस इमेज में जैसे ऑन डिस्ट्रॉय मतलब एक बार ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, और हम्म दूसरी बार भी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ। एक हम्म चक्कर जब अपन एक्टिविटी रोटेट किया तो डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, एक चक्कर जब एक्टिविटी क्लियर किए तो भी डिस्ट्रॉय हुआ। तो उस टाइम पे हम्म। एक टाइम पे डाटा सेव हो गया, बट एक टाइम पे डाटा नहीं सेव हुआ, कैसे? यहाँ पर देखो फिनिश्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर जब फिनिश्ड हुआ तब जाके वो वहां पे ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, लेकिन वहां पे उन्होंने ऐप को मतलब पूरी तरह से किल किया, लेकिन वो ओके क्लोज नहीं किया। एप्लीकेशन अभी कंप्लीटली क्लोज नहीं है, वो वहां पर है स्टोर में। ओके ओके। लेकिन जब यहाँ पर ये फिनिश्ड हो गया ना यहाँ पर, तब जाके हमारा ये व्यू मॉडल का ऑन क्लियर्ड कॉल हुआ। जब तक ये ऑन क्लियर्ड कॉल नहीं होता है व्यू मॉडल का, तब तक हमारा डेटा सेफ है। ओके, थैंक यू भैया। हम्म। तो व्यू मॉडल अगर हम खुद से क्लियर करा दें बीच में कहीं पर भी तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। डाउट क्लियर हो गया। हम्म। तो हम लोग ये डिजाइन पैटर्न्स एक बार देख लेना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरव्यू स्पेसिफिक है। जैसे बिल्डर, सिंगलटन। सिंगलटन का ऑलरेडी हम लोग ने यूज किया था जब हम लोग रेट्रोफिट की क्लास का यूज कर रहे थे। रेट्रोफिट बनाता है। तो ये दोनों, ये तो आपको पता ही है एमवीसी, ये हम लोग करेंगे एमवीवीएम वाला। बाकी ये एक बार पढ़ लेना, ये पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो ऐप बनाना सीखेंगे वो बेसिकली ये सेम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जिसमें क्या होगा, एपीआई से डेटा आएगा या लोकल से डेटा आएगा। कहाँ पर आएगा? हमारी रेपोजिटरी क्लास के अंदर आएगा। और रेपोजिटरी क्लास से हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल पे जाएंगे, और व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास या तो लाइव डेटा का यूज करेंगे, या आरएक्स जावा पहले यूज होता था, आज के टाइम पे उतना यूज नहीं होता, या फिर फ्लो यूज करेंगे। और व्यू मॉडल से फिर हमारा यूआई पर जाएगा, जो कि हमारा एक्सएमएल में या कंपोज में लिखा होगा। तो ये हमारा प्रॉपर फॉलो होता है, जो कि हमारा एमवीवीएम के लिए यूज हो रहा है। ये चीज हमारा एमवीवीएम है एग्जैक्टली, जो हम लोग यूज करेंगे। हम्म। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही था। कल से हम लोग इसको प्रॉपर देखेंगे। कल तो मे बी क्लास नहीं होगी, मे बी परसों होगी। तो देखते हैं फिर परसों। बाकी कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। ओके। सो हम लोग फिर परसों मिलते हैं। एंड तब तक ये एक बार रीड कर लेना ये पीडीएफ को, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, ओके, यू कैन लीव।